वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अर्थात प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व के बारे में बात करूंगा। संप्रेषण से संबंधित आज का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मैंने अब उनका प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और उसका लिंक आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो संप्रेषण अर्थात संचार को शुरुआत से समझने के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं कि संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ क्योंकि इसको अच्छे से समझने के बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और एग्जाम में किसी भी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन याद करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं। सो फर्स्ट लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व क्या है। देखिए, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जब तक अर्थहीन होता है जब तक कि वह इफेक्टिव ना हो। कैसा? इफेक्टिव ना हो। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी बात कहता है, अगर वह प्रभावशाली नहीं है तो फिर उस समय उस बात का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले है नंबर फर्स्ट, संक्षिप्त एवं स्पष्ट कथन। इसको हम कह सकते हैं ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट। देखिए, आप इसके नाम से ही इसका मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब है जो भी मैसेज हो, जो भी संदेश हो, वह ब्रीफ अर्थात संक्षिप्त और क्लियर होना चाहिए। यानी किसी भी बात को कहते समय यानी संप्रेषण करते समय हमें अनावश्यक शब्दों और संदेश को बहुत लंबा नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं, जब आप न्यूज़ देखते हैं उस समय क्या होता है, एक ही बात को कितनी बार वो रिपीट करते हैं ताकि आपका वहाँ पर एंगेजमेंट बना रहे। वो इसलिए करते हैं आपके एंगेजमेंट को बनाए रखने के लिए। लेकिन क्या सच में आपको वहाँ पर बना रहना अच्छा लगता है? क्या आप उनके द्वारा कही गई बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं। एक समय के बाद कहते हैं क्या ये बकवास कर रहे हैं, अब तो बहुत हो गया। अर्थात जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो उस समय जो भी बात हो वह ब्रीफ और क्लियर स्टेटमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन साथ में इतना भी ध्यान रखा जाए कि इतना ज़्यादा ब्रीफ ना हो कि जो भी हमारे सेंटेंस हैं उनका पूरा मतलब ना निकल सके। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही है कि हम जब बात कहें तो बात संक्षिप्त होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें है कंप्लीट स्टेटमेंट। यही बात जैसे मैंने आपसे अभी कही कि संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इतना संक्षिप्त कर दिया जाए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पूरा कंप्लीट ना हो सके। तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, हमारा जो कथन है वो कंप्लीट अर्थात परिपूर्ण होना चाहिए। संप्रेषण को प्रभावी बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि संप्रेषण की जो विषय सामग्री है या फिर जो कथन है वो कैसे होने चाहिए? पूर्ण होने चाहिए अर्थात पूरे होने चाहिए। अगर वह अधूरे रहेंगे तो उस समय क्या होगा? कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, यानी संदेह उत्पन्न हो जाता है, जो कि किसी भी तरह से कम्युनिकेशन के लिए आवश्यक नहीं है या फिर सही नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जब हम कम्युनिकेशन करें उस समय हमें कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण की प्रक्रिया में शालीनता का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? शालीनता अर्थात कोर्टसी का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कभी भी किसी से शालीनता पूर्वक बात करते हैं, अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं अर्थात संचार करना चाहते हैं,
उस समय शालीनता और माधुर्यता बनाने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे जब कोई व्यक्ति आपसे प्यार से बात करता है तब आप उसकी बात को उसकी रियल जो फीलिंग्स होती हैं उसके साथ समझ पाते हैं। अर्थात जब हम कम्युनिकेशन करें, संचार करें, उस समय हमें इसका भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है टू प्रेजेंट आइडियल बिहेवियर। टू प्रेजेंट आइडियल बिहेवियर, इसका मतलब है आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना। आपने कई बार देखा है कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनता नहीं है या फिर मानता नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि धूम्रपान करना गलत है। क्या? अपने स्टूडेंट से कहता है कि धूम्रपान करना गलत है, लेकिन बदले में खुद ही वो धूम्रपान करता है। अर्थात अगर हम आदर्श व्यवहार प्रस्तुत नहीं करेंगे तो दूसरे अर्थात सामने वाले हमारी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए अगर कोई टीचर ये चाहता है कि उसके स्टूडेंट धूम्रपान न करें तो बदले में पहले उसको भी इस चीज़ को छोड़ना होगा। अर्थात जब भी हम किसी बात को किसी से प्रेषित करते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बात स्वयं कह रहे हैं क्या उसका भी हम खुद में पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस समय जो भी कम्युनिकेशन होगा वो प्रभावशाली नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब कभी आप प्रभावशाली संप्रेषण करना चाहते हैं उस समय आपको आइडियल बिहेवियर प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें बताया गया है मीनिंगफुल। इसका मतलब है अर्थपूर्ण। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया जब भी करते हैं हम क्यों करते हैं? ताकि सामने वाले तक अर्थपूर्ण बात पहुंचा सके, इसीलिए तो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम संप्रेषण करें या किसी विचार को किसी से शेयर करना चाहते हैं या किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर वह अर्थपूर्ण नहीं होगा तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। कई चीज़ें होती हैं, क्या समय है, क्या फिर जो व्यक्ति आपसे बात कह रहा है उस बात का उस समय कहना आवश्यक है कि नहीं है। कई सारी बातों को ध्यान में रखकर वह संप्रेषण अर्थपूर्ण होना अति आवश्यक हो जाता है, तभी हमारा संप्रेषण प्रभावशाली होगा। इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या वह बात अर्थपूर्ण है या नहीं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज नंबर 6, जिसमें बताया गया है कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये शब्द आपको लगता नहीं है कि अपनी लाइफ में या फिर हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है। प्रॉब्लम्स कहाँ पर क्रिएट होती हैं? जहाँ पर लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होता है या फिर जहाँ पर लोगों के कम्युनिकेशन में निरंतरता अर्थात कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली रिलेशन में कई जगह देख सकते हैं, या फिर टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप में देख सकते हैं, या फिर किसी ऑफिस में जो भी लोग होते हैं अगर उनमें संचार में निरंतरता नहीं है तब क्या होता है, वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर प्रभावशाली संप्रेषण हमें को बनाए रखना है उस समय कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर जो सेंडर होता है यानी जो संचार को संप्रेषित करता है और जो रिसीवर होता है अर्थात ग्राही होता है, उन दोनों में निरंतरता होनी चाहिए। क्योंकि अगर निरंतरता नहीं होगी उस समय प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए प्रभावशाली संप्रेषण बनाए रखने के लिए हमें निरंतरता का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है जिसमें बताया गया है भाषा यानी लैंग्वेज। किसी भी तरह के संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। सोचिए, जैसे अगर हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट होते हैं और उस समय अगर उन्हें कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, इवन वो समझ जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वास्तव में वो उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितना कि वो हिंदी में उसको समझ सकते हैं। या फिर आप जब कभी अपने इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब आप देखते हैं तो
भाषा में अंतर होता है। आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं होती हैं। तब आप क्या देखते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कई बार थोड़ा सा लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है और आप नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है और आप अपनी बात को भी उन तक अच्छे से नहीं पहुंचा पाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर संप्रेषण हमको बनाए रखना है और प्रभावशाली संप्रेषण बनाए रखना है, इन दोनों के लिए लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अर्थात जब भी हम किसी से संप्रेषण करें, कम्युनिकेशन करें, उस समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला कौन सी भाषा को समझता है, और या फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस बात को कह रहे हैं क्या वो उन शब्दों को अच्छे से वो समझ पाएगा। इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें बताया गया है इफ़ेक्टिव, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इफ़ेक्टिव, इसके बाद कम्युनिकेशन, इसके बाद मीडिया, ECM यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीडिया, अर्थात प्रभावशाली संप्रेषण माध्यम। इसका मतलब यह है संप्रेषण का माध्यम हो जो भी हो, चाहे वो ओरल हो यानी मौखिक हो, या फिर रिटन हो अर्थात लिखित हो, या फिर इशारों में भी हो, कैसा भी हो, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं उसका माध्यम क्या है। जैसे जब आप ओरल किसी से बात कहना चाहते हैं और वो व्यक्ति दूर खड़ा है, तो अगर आप धीमे आवाज़ में बोलेंगे या फिर आप तेज़ आवाज़ भी बोलते हैं लेकिन वो इतना दूर है कि आपकी बात को नहीं सुन पाता है, तो उस समय हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावशाली नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उस बात को अच्छे से नहीं सुन सकेगा। तो उस समय हम माइक का यूज कर सकते हैं। अर्थात जब भी हम बात को कहना चाहें तो फिर हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारा मीडियम क्या है। जैसे अभी आप देखिए, अभी आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं कहीं हूँ और आप कहीं हैं, लेकिन यह एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप चीज़ों को देख कर और सुनकर दोनों तरीके से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जब भी कम्युनिकेशन करें तो उस समय इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमारा मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, हम किस माध्यम से अपनी बात को, अपने संदेश को किसी तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह से ये सभी पॉइंट्स थे, मैंने डिफाइन किया कि हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए। और अगर आप कहें कि एग्ज़ाम में ऐसे कैसे पूछा जा सकता है, तो कई बार आपने देखा है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय आपको कोड दिए जाते हैं, और आजकल मोस्टली एग्ज़ाम में यही आता है कि आपको 4 ऑप्शन देने की बजाय वो आपको कोड देते हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा सही है या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इस तरह से और अन्य भी कूट बनाकर देते हैं। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके स्टडी करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।